कैन स्कूल सेफ्टी पे बात करेंगे हम लोग। उसके बाद हम लोग स्टैम्पेड्स, जो भगदड़ मच जाता है कई बार स्कूलों में, स्टैम्पेड्स एंड रिस्क मैनेजमेंट पे बात करेंगे हम लोग। और उसके बाद गवर्नमेंट का क्या क्या फोकस रहा है एजुकेशन में, स्कूल सेफ्टी में, उस पे बात करेंगे। तो आज पूरा दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है हम सब लोगों के लिए। और उसके बाद कल के तरह पूरे आधे घंटे 45 मिनट आपके जितना भी क्वेश्चन है उस पे डिस्कस करेंगे। तो बजाय डिस्टर्ब करने के सब लोग ध्यान से सुने और हम लोग, अच्छा जैसे कल हम लोगों ने जो स्कूल सेफ्टी पे बात किया था, तो मैं आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बताता हूँ। हुआ ये कि हम स्कूलों में स्कूल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान बनाने के लिए हम स्कूल स्कूल जाते हैं। तो बच्चों से और टीचरों से इंटरेक्शन होता रहा, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन हुआ ठीक उसके 7-8 दिन ही बाद पेरेंट्स के और टीचरों के फोन आने लगे कि सर हमारे बच्चे में एबनॉर्मल बिहेवियर है, वो नॉर्मली बिहेव नहीं कर रहा, इरिटेट हो रहा है, बात बात पे लड़ने को तैयार हो जा रहा है, चीजें पटक देता है, गुस्सा दिखाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसका जो नॉर्मल रूटीन चेंज हुआ, जिसकी वजह से उसे, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है साइको सोशल केयर। तो आज हम साइको सोशल केयर पे बात करने के लिए श्री आशीष पांडा जी को मैं इनवाइट करता हूं। इनका बहुत रिच एक्सपीरियंस है। आशीष पांडा साहब कंसल्टेंट हैं, फैकल्टी मेंबर हैं एनआईडीएम के। और मैं केवल एक चीज केवल चाहूंगा पांडा साहब, क्योंकि मैं देख रहा हूँ जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो सब, ये मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, इसको आप वो ना समझे कि पूरे भारत के डिफरेंट काफी लोग गांव से भी हैं। तो मैं चाहूंगा कि ये इतना इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अगर आप इसमें जो टेक्नोलॉजी को छोड़ के बाकी चीजें अगर हिंदी में बोले तो मैसेज काफी दूर तक जाएगा। मैं बस ये चाहता हूँ, और ज्यादा मेरा कोई आपसे डिमांड नहीं। तो सर शुरू करें। थैंक यू वेरी मच सर। हाँ, एक अनुरोध है सर, नकुल जी। हेलो। हाँ बोले। मैं ये कह रहा था, जैसे आपने कहा कि हिंदी में संभाषण करना है, हाँ। और ये बाइलिंगुअल के रूप में भी काम करेगा। मेरा जो प्रेजेंटेशन है वो इंग्लिश में है, और इंग्लिश में आई विल स्विच ओवर टू इंग्लिश लैंग्वेज एज वेल। किसी पार्टिसिपेंट ने यहाँ लिखा है कि नो इंग्लिश, तो उनकी इच्छाओं का भी सम्मान होना जरूरी है। तो लिख सकते हैं, बहुधा हिंदी में बोलने की मैं कोशिश करूँ। कृपया मुझे अनुमति दें, दो चीजें सर, एक तो अनुमति दें कि ये प्रेजेंटेशन में अपलोड कर सकूं, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ये बीच बीच में मुझे भी मतलब म्यूट मत कर दीजिए, उससे प्रॉब्लम हो जाएगा। नहीं, आपको कोई म्यूट नहीं करेगा, हम लोग सब म्यूट मोड में रहेंगे। हाँ जी, तो प्लीज आप स्टार्ट करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू, गॉड ब्लेस। बताएंगे आप देख पा रहे हैं इसे? हेलो। हाँ विजिबल है, बात करें आप। नहीं, फुल स्क्रीन है। हेलो। फुल स्क्रीन है, फुल स्क्रीन है। ठीक है, एक्चुअली वो स्लाइड मूव नहीं हो रहे हैं, वो ट्राई कर। यस सर, फुल स्क्रीन है। जस्ट अ मिनट। हाँ, आप देख पा रहे हैं ना फर्स्ट स्लाइड? हेलो। ओके, सही आ रहा है, आप बात करें अब। ठीक है, मैं ऑडिबल हूँ ना प्रॉपर्ली? यस यस यस। जी, थैंक यू। वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी, and we are into the second day of our 3-day FDP and faculty development and program and training workshop that is jointly being organized by National Institute of Disaster Management as well as this Zone for Solution.
So today is the second day, and my talk will be the first talk. I am supposed to talk about the need of psychosocial care for children. हमारा जो भारतवर्ष है, मैं हिंदी में बोलने की कोशिश करता हूँ, हमारा जो भारतवर्ष है, जिसे हम जानते हैं कि त्योहारों का देश, हर धर्म, हर संप्रदाय, हर रीजन के लिए त्योहार है हमारे पास, आप एग्री करेंगे इससे, और हर त्योहारों का दिन नियत है। लेकिन एक त्योहार ऐसा भी होता है जो साल के 365 दिन चलता है। हम सबके परिवारों में गाहे बगाहे ये त्योहार मनाने का हमें मौका मिलता है। वो हमारे परिवार में किसी बच्चे का जन्म होता है, ठीक है। तो आप देखें कि जब किसी बच्चे की आंखों में हेलो, आप सुन पा रहे हैं मुझे? बिल्कुल, आप क्लियर हैं, बोलिए। ओके, क्लियर है सर। तो जब किसी बच्चे का जन्म किसी परिवार में जब होता है तो तरह तरह की खुशियां, तरह तरह के रिश्तेदार नाते होते हमारे आसपास आके they try to worship that occasion, they enjoy that occasion kind of thing. So किसी बच्चे की आंखों में जब आप झांक के देखेंगे तो वहाँ आज के जमाने के वो 7 वंडर्स नजर नहीं आते। आप देखेंगे तो मिलियंस ऑफ ड्रीम्स उनकी आंखों में रहते हैं। तो जब वो बच्चा बड़ा होकर इन्फेंट से आपका एडोलेसेंट एज को क्रॉस करके जब एडल्ट बनता है, जब वो हम बन जाता है, तो वैसा क्या हो जाता है, ये सारे सपने धूमिल हो जाते हैं। तो आज इस पे थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे कि साइकोसोशल केयर के बच्चों के जीवन में क्या महत्व आवश्यकता है, व्हाई दे नीड साइकोसोशल केयर इन देयर लाइव्स। वी ऑल नो दैट कि घर में हमारी देखभाल कौन करते हैं? पेरेंट्स करते हैं, एल्डर्स करते हैं, मम्मी पापा, बड़े भाई, बड़ी दीदी, ये सब हमारी केयर करते हैं। हमारे जो फिजिकल नीड्स हैं, जब हमें न्यूट्रिशियस फूड चाहिए या हमें मौसम के हिसाब से कपड़े चाहिए, जब या कब हमें आराम करना है, कब वी नीड बेड टाइम फॉर रीजनेबल आवर्स, सो दे ट्राई टू प्रोवाइड दीज काइंड ऑफ थिंग्स टू अस। ये बहुत आसान है, लेकिन क्या इतना ही आसान है किसी बच्चे की मानसिक और इमोशनल नीड्स को पहचानने का? नहीं, वो बहुत कठिन है। जब तक हम किसी बच्चे को गुड मेंटल हेल्थ नहीं देंगे, हम उसके अंदर क्लियर थिंकिंग का पैटर्न इनकलकेट कर ही नहीं पाएंगे। उसका एक सामाजिक विकास जिसे कहते हैं, और ये हमारे भविष्य के पुरोधा होते हैं। पुरोधा में टॉर्च बियरर्स होते हैं, यही हमारा भविष्य है। जब हम इनका सामाजिक विकास नहीं करेंगे तो एक अच्छे समाज की, डिजास्टर रेजिलियंट समाज की परिकल्पना करना बहुत मुश्किल है। साथ ही साथ अच्छा मेंटल हेल्थ होगा तो नई नई विधाएं, नए नए स्किल्स सीखने में उनके अंदर जो तमन्ना जागरूक होगी, उससे उनका पूरा सर्वांगीण विकास जिसे कहते हैं, होलिस्टिक अप्रोच अपनाते हुए फुल ग्रोथ, फुल पोटेंशियल अचीव कर पाने में वो सफल होंगे। साथ ही साथ न केवल परिवार, साइड बाय साइड यदि अच्छे मित्र हों, और जो एडल्ट्स हैं जिनसे वो घिरे रहते हैं, वो पेरेंट्स हो सकते हैं, बड़े भाई, बड़ी दीदी हो सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट आप टीचर्स हो सकते हैं, प्लस जो नेबरहुड होते हैं वहाँ के जो एडल्ट्स हैं, वो यदि ऐसे इंकरेजिंग वर्ड्स उन्हें बार बार कहते रहें, जिससे उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़े, सेल्फ एस्टीम बढ़े, और एक हेल्दी इमोशनल आउटलुक वो दे सकें अपने जीवन के प्रति, तब उनका जीवन सही मायने में सार्थक माना जाएगा। इस स्लाइड को देखिएगा, हम हर जगह पे बच्चों के स्वास्थ्य की जो बातें करते हैं तो वो फिजिकल हेल्थ तक सिमट के रखा जाता है। बड़े बड़े फोरम्स, बड़े बड़े पॉलिसी डायलॉग्स, या जहाँ ये बातें होनी चाहिए, वहाँ आप देखेंगे कि मेंटल हेल्थ इशू जो है, मानसिक स्वास्थ्य जिसे कहते हैं, इमोशनल हेल्थ, वो मिसिंग पाया जाता है, जबकि उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। आगे के स्लाइड्स में आप इसे महसूस कर पाएंगे। फिजिकल हेल्थ जो होता है, वो न्यूट्रिशियस फूड से हमें मिलता है, adequate shelter or sleep से मिलता है। We also are required to do adequate amount of exercises for that. आप देखेंगे कि जब हम लोगों ने जन्म लिया था, 2 या 3 किस्म के इम्यूनाइजेशन होते थे। आज भी मैं दिखा सकता हूँ, मुझे 3 इम्यूनाइजेशन लगा है। आजकल के बच्चों का पूरा एक चार्ट बनता है कि 14 साल 15 साल की उम्र तक पहुंचते न जाने कितने इम्यूनाइजेशन के डोजेज उन्हें लगाने पड़ते हैं, लेकिन ये जरूरी है उनके फिजिकल हेल्थ के लिए। प्लस एक हेल्थी लिविंग एनवायरनमेंट भी उन्हें देना जरूरी है, ताकि उनका फिजिकल ग्रोथ प्रॉपर वे में हो सके। जहां तक मेंटल हेल्थ की बात है, इसके लिए अनकंडीशनल लव बंद करनी है ना, अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस को इनकलकेट करने की जरूरत है। हाई सेल्फ एस्टीम को कैसे पहुंचेंगे, ऐसे तौर तरीके हम आगे के स्लाइड्स में देखेंगे। हमें उन्हें अवसर देने की जरूरत है कि दे गेट टू प्ले विद अदर चिल्ड्रन, हमें उन्हें इंकरेज भी करना है। इंकरेज करने के लिए कौन कौन होंगे? जो एडल्ट्स उनकी सराउंडिंग में होंगे, टीचर्स होंगे, केयर टेकर्स होंगे जिनके साथ में उठते बैठते हैं। साथ ही साथ हमें उन्हें सेफ सराउंडिंग देने की भी जरूरत है। अप्रोप्रिएट गाइडेंस और डिसिप्लिन यदि आप किसी बच्चे को देके देखें
तब देखें कि वो किस किस्म का अचीवमेंट अपने लाइफ में करके दिखा सकता है, जो उसका फुल पोटेंशियल। हमें उन्हें अनकंडीशनल लव देने की जरूरत है। इसका मतलब ये हुआ कि मैं तुम्हें प्यार करूंगा, इसका तुम्हारे किसी अचीवमेंट से लेना देना नहीं। आप अपनी लाइफ में बेस्ट करने की कोशिश करें, उस प्रोसेस को एंजॉय करें, लेकिन मैं आपको अनकंडीशनल लव अपनी तरफ से दूंगा। ये किसी भी फैमिली लाइफ का हार्ट थ्रोब होना चाहिए। चिल्ड्रन ऑल्सो नीड टू नो दैट आवर लव इज नॉट डिपेंडेंट ऑन देयर अकॉम्प्लिशमेंट्स। हमें उन्हें ये भी बताने की जरूरत है कि मिस्टेक्स और डिफीट जो होते हैं, ये कॉमन चीजें हैं लाइफ में। एडल्ट्स भी मिस्टेक्स करते हैं और डिफीट को पॉजिटिवली लेते हैं। तो जब एडल्ट्स कर सकते हैं तो मिस्टेक्स वो भी कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें शर्माने या घबराने की जरूरत नहीं है। We need to inculcate confidence into our kids so that और ये उन फैमिलीज में हो पाता है जहाँ पे अनकंडीशनल लव अफेक्शन होता है अच्छी मात्रा में बच्चों को मिलता है। इस स्लाइड को ध्यान से देखिएगा, एक बहुत बड़ा मैसेज इसमें छुपा हुआ है। हम कितने भी ईमानदार एडल्ट्स हों, कितने भी अपने आप को अच्छा इंसान मानते हों, गाहे बगाहे अपनी जिंदगी में we lose temper and temper tantrums is part of our life। लेकिन उसमें हम ये ध्यान नहीं देते हैं कि हमारे आसपास के जो बच्चे हैं वो कैसा रिएक्शन इसमें देते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल है, when the milk is splattered all over the floor and those little eyes are looking at you for your reaction, remember इसके दो तरीके हो सकते हैं इसे डील करने के। या तो आप हल्की सी मुस्कान अपने चेहरे में लिए उस बिखरे हुए दूध को साफ कर देंगे, या ये केवल 5 मिनट लगेगा करने के लिए। अदरवाइज इट टेक्स मच लॉन्गर टाइम इन द एंटायर लाइफ टू क्लीन अप ए ब्रोकन स्पिरिट। जब वो आपका ट्रस्ट खो देता है तो अपने फैमिली से बाहर जाके, अपने सोसाइटी से बाहर जाके वाया मीडिया तलाश करता है अपनी सुकून की तलाश करने के लिए, जो कि डेंजरस होता है। हमें उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने की जरूरत है, सेल्फ एस्टीम को बढ़ाने की जरूरत है। हम कैसे कर सकते हैं? हम टीचर्स हैं, हम पेरेंट्स हैं, हम लीडर्स हैं, एडल्ट्स हैं, उनके सराउंडिंग में हम उन्हें इंकरेज करें, उनके डिजायर को एक्सप्लोर करें, ताकि वो जो बनना चाहते हैं या कुछ अचीव करना चाहते हैं वो उसे अचीव कर सकें। और साथ ही हमें उन्हें सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ एस्टीम बढ़ाने के लिए जितने तौर तरीके अपना सकते हैं उसे वो अपनाने में उन्हें मदद करें। जो गोल्स हम उन्हें देते हैं, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। हम अपने बच्चों से कहते हैं क्योंकि मैं सिविल सर्विसेज नहीं कर सका इसलिए आपको सिविल सर्विसेज क्लियर करके देने की जरूरत है। ऐसा नहीं करना है। हमें उनके एम्बिशंस का भी ध्यान रखना है कि वो खुद क्या बनना चाहते हैं। प्लस हर बच्चा एक दूसरे बच्चे से अलग होता है, उसके अंदर की जो एबिलिटीज होती है वो डिफरेंट होती है। तो ऐसे रियलिस्टिक गोल्स उन्हें बना के देने की जरूरत है जिससे न केवल वो अचीव कर सकें बल्कि इस प्रोसेस में कभी अपने आप को इमोशनली डाउन फील नहीं करें कि मैं अचीव नहीं कर सका। हमें उनके साथ ऑनेस्ट होने की जरूरत है। हम सब अपनी लाइफ में हम कुछ सुप्रीम एडल्ट ह्यूमन बीइंग्स नहीं है, हम सब गलतियां करते हैं। तो हमें उन्हें अपनी गलतियां बताने का न केवल हक होना चाहिए बल्कि हमें मॉरल ड्यूटी भी है। हमें उन्हें बताना है कि एडल्ट्स जो होते हैं वो परफेक्ट नहीं होते हैं, हम सभी मिस्टेक्स करते हैं। प्लस जब कोई चीज हम उन्हें समझा रहे हैं तो सरकास्टिक रिमार्क्स देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यदि कोई बच्चा अभी कोई बैटल लूज करके आया है, चाहे वो छोटा सा एग्जाम हो, छोटा सा गेम हो, या छोटा सा एक गेट टुगेदर हो अपने बच्चों के साथ में, वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया हो, तो उसे डिस्करेज करने की जरूरत नहीं है। उस समय उसे क्या टॉप की जरूरत है वो हमें उसे प्रोवाइड करना है। हमें उसे कहना है कि आप अपना बेस्ट करने की कोशिश कीजिए, प्रोसेस को एंजॉय कीजिए। आप जब बाहर खेलने जाते हैं अपने बच्चों अपने दोस्तों के साथ में, तो वो जो टीम वर्क है वहाँ पे वो आपके सेल्फ एस्टीम को बढ़ावा देता है। नई नई स्किल सीखने के लिए आपको अपॉर्चुनिटी देता है। यहाँ एक स्लाइड में ऐड नहीं कर पाया था, आपको बताता हूँ। मास्लोस हायरार्की ऑफ नीड्स करके एक चीज होती है। हमारी जो बेसिक नीड्स होती हैं वो फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं। उसके बाद हमें जरूरत पड़ता है सेफ्टी नीड्स की। जब ये नीड्स पूरी हो जाती हैं तब ये बिलोंगिंगनेस, ये लविंगनेस, ये सारी जो चीजें होती हैं इसकी रिक्वायरमेंट। इन सबके ऊपर बैठता है सेल्फ एस्टीम, जिसे कहते हैं सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट, सेंस ऑफ अचीवमेंट। उसके सबसे टॉप में होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो ये एक पिरामिड स्ट्रक्चर। इन्हें अचीव करने में बच्चे अकेले इसे हासिल नहीं कर सकते। तो हम एज एडल्ट्स उनके फ्रेंड्स बने, उनके लेवल में आके बात करें और उन सब तौर तरीकों से उनके कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम को बढ़ावा देने की कोशिश करें। हेलो, नेक्स्ट स्लाइड देख पा रहे हैं आप प्लीज? बिल्कुल देख पा रहे हैं आप।
प्रेजेंट करते रहे, बहुत बढ़िया आवाज आ रही है। सर एक्चुअली वो स्लाइड मूव नहीं है। So the slide is not moving. हाँ, that is what I am saying. I'm trying, just a moment. क्या आप हेल्प कर सकते हैं मुझे? क्या मैं स्लाइड मूव करवा के दूं आपको? नहीं नहीं नहीं, हो गया, ठीक है। अब सेकंड स्लाइड देख पा रहे हैं आप? टाइम फॉर प्ले। हाँ, थैंक यू। तो बेसिकली केवल स्टडीज, केवल गोल्स यदि सेट करके उन्हें दें कि आपको ये हासिल करना है, इससे किसी बच्चे का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता। तो उसके लिए हमें उन्हें इंकरेज करने की जरूरत है कि आपको प्ले टाइम्स भी देना है। ये दो तरीके से उन्हें मदद करता है। एक तो ये कि वो क्रिएटिव होते हैं, दूसरा ऐसे ऐसे सिचुएशंस आते हैं जो प्रॉब्लम्स के रूप में उनके सामने आते हैं डे टू डे बेसिस पे, जिन्हें वो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और इस प्रोसेस में दे लर्न प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एंड आल्सो लर्न सेल्फ कंट्रोल। ये उनकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। प्लस खेलने के लिए प्लेमेट्स चाहिए। आज हम कैसे घरों में रहते हैं, हाई सोसाइटी बिल्डिंग्स में रहते हैं, बच्चों को बाहर जाने का मौका नहीं मिल पाता, विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है, दूसरा उन्हें खेलने के लिए प्लेमेट्स नहीं मिलता। तो जहां तक हो सके उन्हें प्लेमेट्स प्रोवाइड करिए। ये उनके स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को डिस्कवर करने का बहुत अच्छा तौर तरीका है। यदि कोई ना मिले तो पेरेंट्स सबसे अच्छा प्लेमेट्स हो सकते हैं। उन्हें बताइए कि जो खेल है वो केवल फन के लिए होता है, या विनिंग और लूजिंग के लिए खेलने के लिए जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस प्रोसेस को एंजॉय करें और उस एक्टिविटी में अपने आप को पूरा अपना दें। आज का जमाना जो है आप सभी जानते हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड सोसाइटी है। हम केवल सक्सेस को एक्नॉलेज करते हैं, विनिंग को एक्नॉलेज करते हैं, और ये बच्चों के लिए बचपन से वो ये देखते चले आ रहे हैं। दिस इज वेरी वेरी डिस्करेजिंग एंड फ्रस्ट्रेटिंग फॉर आवर किड्स। स्लाइड को ध्यान से देखिएगा। हम बार बार अपने बच्चों से कहते हैं कि सामने वाला ये जो समाज है, ये जो वर्ल्ड है, बहुत मीन है, बहुत क्रूएल है, बहुत हार्टलेस है। तो मैं आपको टफ कर रहा हूँ, मैं आपको मजबूत बना रहा हूँ, ताकि आप इस समाज में जब जाएंगे तो हर किस्म की परिस्थिति को सेव कर सकते हैं। ये कुछ अर्थों में तो सही है, लेकिन नीचे का आप मैसेज देखें। क्या हमारा जॉब ये नहीं होना चाहिए कि we raise our children in a sense who are going to the world when they are going to, and they will make the world a little less cruel, less mean, less heartless. So इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए कि बहुत ज्यादा उन्हें टफ कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मानवीय संवेदनाएं जैसे ह्यूमन इंटेलेक्ट और ह्यूमन फीलिंग्स जिसे कहते हैं, इमोशनल अटैचमेंट या इमोशनल फीलिंग जिसे कहते हैं, वो लूज करते चले जाएंगे डाउन द लेन, और आगे चल के एक ऐसे एडल्ट में कन्वर्ट होंगे जिन्हें फिर सुधारना बहुत मुश्किल होता है। बहुत ज्यादा प्यार और बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं कि एक टारगेट ओरिएंटेड लाइफ अपने बच्चों को देना सही नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम बीइंग एल्डर्स आपको उन्हें डिसिप्लिन भी करना है। जैसे टीवी यूज के मैं आपको बात करता हूँ, आप वो क्या टीवी देख रहे हैं, कौन से प्रोग्राम देख रहे हैं, आपको मॉनिटर करने की जरूरत है। एंड डोंट यूज प्लीज टीवी एज ए बेबी सिटर। You probably would be very busy in your personal life, but that doesn't mean कि टीवी चला दिया, बच्चों के सामने बैठा दिया और कहा कि आप एंजॉय करें। वो एंजॉय तो पता नहीं क्या करेगा, लेकिन फ्यूचर उसका जो ग्रोथ है वो गलत डायरेक्शन में जा सकता है। हमें उन्हें एजुकेशनल प्रोग्राम तो देने की जरूरत है ही, साथ ही ऐसे प्रोग्राम हम तय करें कि जो साथ में एंटरटेनिंग नेचर के लिए। स्कूल्स हमेशा फन होने चाहिए। जब भी वो स्कूल जाएंगे, बड़ा इवेंट होता है किसी बच्चे के लिए, जैसे प्लेइंग स्कूल से आजकल शुरुआत करते हैं, तो वो कहें कि हाँ मुझे स्कूल जाना है, मुझे स्कूल पसंद है, मुझे अच्छा लगता है स्कूल जाना। तो प्री स्कूल्स होते हैं, वो अपॉर्चुनिटी देते हैं कि आप दूसरे बच्चों के साथ खेल सकें, और एकेडमिक बेसिक तो सीखना एक काम होता ही है, उसके साथ में डिसीजन मेकिंग कैसे करना होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे करना होता है, ये भी प्री स्कूल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन्हें सिखाना। हमें उन्हें अप्रोप्रिएट गाइडेंस देना है और ऐसे इंस्ट्रक्शन देना है जो कि डिसिप्लिन का थोड़ा सा फूट तो लेके आए, लेकिन वो जो लव की बात मैं कह रहा था, अनकंडीशनल लव, वो भी साथ के साथ न छूटता चला जाए। ठीक है, साथ के साथ उन्हें बताने की भी जरूरत है। कुछ बिहेवियर ऐसे हैं हमारी सोसाइटी में कि जिन्हें जो अनएक्सेप्टेबल होंगे हमेशा के लिए, उनके लिए नहीं करना है ये सारी चीजें, चाहे ड्रग अब्यूज हो, या लड़के हैं तो लड़कियों का कैसा सम्मान करना है, ये सारी चीजें घर से ही हम सिखा के अपने बच्चों को स्कूल्स में भेजते हैं। प्लस स्कूल्स में टीचर्स नर्चर करते हैं उन्हीं गुड हैबिट्स को, तो उन्हें ये भी बताना है कि इन बैड हैबिट्स के कॉन्सिक्वेंसेस जो होंगे उसके लिए वो सिर्फ खुद भोजन, इसलिए बेहतर है वो इससे दूरी बनाए।
जो फैमिली होती है वो फैमिली रूल्स सिखाती है बच्चों को फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, गाइडेंस और डिसिप्लिन देती है, वैसे वाले गाइडेंस जो कि क्लियर होने चाहिए, कंसिस्टेंट होने चाहिए। घर में 4 बच्चे हैं तो चारों के लिए एक रूल होना चाहिए। लड़का और लड़की में जो डिफरेंशिएट लोग कर जाते हैं वो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, बहुत गलत है। ये जो सोशल स्किल्स, ये जो रूल्स ऑफ कंडक्ट फैमिली में बच्चे सीख के आते हैं ना, यही लेके वो दे गो टू द स्कूल एंड इवेंचुअली आफ्टर पासिंग आउट ऑफ द स्कूल व्हेन दे get graduated, they go to the society, go to the workplace, then with these skills and rules of conduct, they are going there, और वहाँ उनका जो व्यवहार होगा स्कूल में या वर्क प्लेस में, वो हमारा सर्टिफिकेट होगा एज ए फैमिली, एज ए टीचर, हमारा सर्टिफिकेट होगा कि हमने उन बच्चों को सोसाइटी में क्या बना के भेजा। हमें फॉर्म होने की जरूरत है, बट साथ ही साथ काइंड भी हो और रियलिस्टिक भी हो। उनका डेवलपमेंट हमारे प्यार पे और हमारे इंटरेस्टमेंट पे डिपेंड करता है। साथ ही साथ केवल भाषण नहीं देना है। यहाँ एक कहानी याद आती है महात्मा गांधी जी की, कि उन्होंने 7वें दिन एक माता के बच्चे को कहा कि बेटा मीठा मत खा। तो माता ने पूछा आप 7 दिन पहले भी तो कह सकते थे। तो उन्होंने कहा कि उस समय मैं खुद बहुत गुड़ खाता था, मुझे पता था वो गलत है लेकिन मैं खाता था। तो प्रैक्टिस सेल्फ कंट्रोल और डिसिप्लिन ऐसा खुद करके उनको दिखाना है कि जैसे घर में हम बैठे हैं, दिन भर मोबाइल में हम लगे हुए हैं, बट एट द सेम टाइम वी वांट आवर किड्स नॉट टू यूज मोबाइल। तो ये डायकोटोमी नहीं चलेगी। इस स्लाइड को खास तौर पर ध्यान से देखिए। If there is anything that we wish to change in the child, we should first examine it, and हमें ये भी देखने की जरूरत है कि whether we could better ourselves in that sense। क्या हमें वो हमारे अंदर वो बदलाव लाने की जरूरत है? हमें ये पहले देख लेना है किसी बच्चे को कुछ सिखाने के पहले। राइट, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगा इसलिए मैंने अब बेसिक सम रूल्स है किसी बच्चे की लाइफ को डेवलप करने के। क्रिटिसाइज जो करना है हमें किसी बच्चे को, उसकी कोई एक्टिविटी हमें गलत लगती है तो हमें उसके बिहेवियर को क्रिटिसाइज करना है। लाइक जैसे अभी एग्जांपल चल रहा है कोविड-19, तो कोविड-19 के पेशेंट से नफरत मत करिए, आपको कोविड-19 को डील करना है। प्लस कोविड-19 के जो वॉरियर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, पुलिस पर्सनल हैं, हम जाके उन पे अटैक करते हैं, ये बहुत गलत है। तो हमें बीमारी से लड़ना है, बीमार से नहीं। उसी तरह किसी बच्चे से नफरत करने की जरूरत नहीं है, उसे ये नहीं कहना है कि तुम गंदे बच्चे हो, उनको सही कहना कि बेटा ये जो एक्टिविटी तुमने किया था वो ठीक नहीं था और काइंडली इसे आप सुधारिए। जो नैगिंग, जो थ्रेट्स हम उन्हें देते हैं या इवन ब्राइबरी हम उनको देते हैं, वो लॉन्ग टर्म में ठीक नहीं है। 2 रीजन से नैगिंग और थ्रेट्स को वो नॉर्मल लेने लगेगा, हमें इग्नोर मारने लगेगा, और ब्राइबरी है वो धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है और प्रोबेबली सोसाइटी में एक मैसेज देती है बच्चों को कि आगे चल के कुछ काम करवाने के लिए या कुछ काम करके देने के लिए वो पैसे या तो दे सकते हैं या तो ले सकते हैं। तो काइंड ऑफ मीन्स में ब्राइबरी को हम शायद बढ़ावा देते हैं। ऐसा हमें उन्हें रीजंस देना है कि हम उन्हें डिसिप्लिन क्यों कर रहे हैं, उन्हें बताना है। कभी कभी हम जब टेम्पर लूज कर जाते हैं, ब्लो योर टॉप हो जाता है, तो वी नीड टू एक्सप्लेन एंड अपोलोजाइज। इफ यू आर राइट देन वी नीड टू एक्सप्लेन, इफ यू आर नॉट राइट वी नीड टू अपोलोजाइज कि दैट पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ फ्लरी और मोमेंट ऑफ anger from my side that was very wrong and we should not need to follow that. I'm very very sorry about that. Then जो गोल्स हम उन्हें देते हैं वो ये होना चाहिए कि कंट्रोल नहीं करना है कैसे बच्चे को, बल्कि उसे ये सिखाना कि सेल्फ कंट्रोल कैसे उसमें इनकलकेट होगा है। इसलिए बताना है कि ये बहुत बहुत आसान है, बहुत बहुत नॉर्मल है कि कभी जब किसी चीज़ से डर लगता है, और जो फियर और एंग्जाइटी है वो बहुत आसानी से एडल्ट्स में भी पाई जाती है। और कई बार ये वो एक्सपीरियंसेस होते हैं जो हमें शायद समझ में नहीं आते हमारे पास में, वो घूम फिर के हमारे साइड में हमें परेशान करते रहते हैं। तो जो फियर एक बच्चा यदि आपके साथ में शेयर कर रहा है, आपको बता रहा है, तो ये उसके लिए बहुत रियल हो सकता है। आपके लिए हंसी मजाक की चीज हो सकती है। आपको ये नहीं कहना कि अरे इससे भी कोई डरता है, ऐसा कहने की जरूरत नहीं है, बल्कि अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि वो किस दौर से गुजर रहा है। हमें लविंग होने की जरूरत है, नीड टू बी पैशनेट, रीअश्योरिंग एंड नॉट क्रिटिकल। We shouldn't criticize the child, we should criticize the behavior of the child. इस साइड देखिएगा कि सारी जिंदगी ताउम्र, जब वो इन्फेंट होता है, जब वो चाइल्डहुड में होता है, जब वो एडोलेसेंट होता है, तो हमेशा अपने आसपास एक चैंपियन की तलाश करते रहता है, एक ऐसा एडल्ट जो उसे हमेशा सपोर्ट करेगा, मॉरली, इमोशनली, इवन फिजिकली, जो पावर ऑफ कनेक्शन जानता हो, जो इंसिस्ट करे कि वो बेस्ट हो सकते हैं अपनी एबिलिटीज के हिसाब से, अपने एम्बिशंस के हिसाब से। तो सब कुछ उनके ऊपर थोपना नहीं है, बल्कि
रियल हीरो के रूप में बन के उनके सामने आना है, ताकि उन्हें एक सपोर्ट सिस्टम हमेशा मिलता रहे। साइंस ऑफ फियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ध्यान से इसे देखिएगा। हमें वॉच करने की जरूरत है बच्चों को कि काइंड ऑफ नर्वस मैनरिज्म्स तो नहीं है, शाइनेस तो नहीं है, कोई विथड्रॉल सिम्टम तो नहीं है, किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है और अचानक उससे हट जाते हैं, अचानक टेम्पर लूज करना शुरू कर देते हैं। ये बहुत आम है जज करना कि उनकी ईटिंग और स्लीपिंग पैटर्न में कोई चेंजेस तो नहीं आ रहे हैं। प्लस वो बच्चे जो स्कूल जाने के नाम पे हमेशा आज पेट में दर्द है, सिर में दर्द है जो कहते हैं, हो सकता है वो फिजिकली अनफिट हो, लेकिन ये जानने की जरूरत है उसके पीछे रीजन क्या है। कई बार क्या होता है कि दे आर नॉट गोइंग टू द स्कूल बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ द स्कूल, दिस मे बी बिकॉज ऑफ मेनी ऑफ द रीजन, मेनी ऑफ द स्ट्रेसफुल इवेंट्स। फैमिली का ट्रांसफर किसी दूसरे मोहल्ले, किसी दूसरे इलाके, किसी दूसरे शहर में, नए नए स्कूल्स में बच्चों का एडमिशन, या हो सकता है स्कूल में कोई ऐसा बैड इंसिडेंट हुआ जो वो ना टीचर से शेयर कर पा रहा हो, ना अपने सीनियर से शेयर कर पा रहा हो, ना बच्चों अपने घर में बड़ों से शेयर कर पा रहा हो। कई बार क्या होता है किसी मेडिकल इलनेस के कारण लॉन्ग एब्सेंस यदि स्कूल से है, तब भी वो स्कूल जाने के नाम पे वो जाता है, तो इसे अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। तो ऑब्जर्वेशन कौन करेगा? एडल्ट्स करेंगे, पेरेंट्स करेंगे, बड़े भाई, बड़े दीदी, बुजुर्ग, नियर डियर्स, सबसे इंपॉर्टेंट है टीचर। मैं तो कहता हूँ कि फैमिली के बाद जो जो कैरेक्टर बिल्डिंग या फिर चाइल्ड बिल्डिंग जिसे कहते हैं, सबसे बड़ा योगदान यदि किसी का है तो वो टीचर्स का, केयरगिवर्स का। तो उनका ऑब्जर्वेशन को ध्यान रखें, और जब आपको लगे कि लिमिट क्रॉस हो चुका है और आपको किसी पेडियाट्रिशियन और मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल जो स्कूल्स में पाए जाते हैं, सोसाइटी में पाए जाते हैं, मार्केट्स में इजीली अवेलेबल हैं, बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं, तो आपको उनको कंसल्ट करने की जरूरत है। सब कुछ अपने हाथ में मत लीजिए। वार्निंग साइंस ये सारे हो सकते हैं: डिक्लाइन इन स्कूल परफॉर्मेंस, पुअर ग्रेड डिस्पाइट स्ट्रॉन्ग एफर्ट्स, रेगुलर वरी और एंजाइटी, repeated refusal to go to school, take part in normal children's activities, hyperactivity. At a time, if they are involved in 2-3 activities and they are finishing those activities within time or below time, so we should be cautious why they are doing like that. And persistent nightmares, persistent disobedience or aggression, and frequent temper tantrums और depression वाले mood, sadness वाले mood और irritability यदि बच्चों में हम ऑब्जर्व करते हैं, तो हमें सतर्क हो जाना चाहिए। क्यों हो जाना चाहिए? क्योंकि बड़ा आसान है एक बच्चे की लाइफ को बिल्ड करना, लेकिन बहुत मुश्किल है जब वो एक ऐसा एडल्ट बन जाए तो उसको रिपेयर करना भी मुश्किल हो जाए। तो क्यों ना अभी वो काम करें। जैसे हम डिजास्टर में, नकुल साहब एग्री करेंगे, मिटिगेशन की बात करते हैं, तो आज 1 रुपया जो खर्च हम मिटिगेशन में करते हैं, प्रोबेबली एक डिजास्टर आने पे वो 100 रुपए के पोस्ट डिजास्टर इवेंट के खर्चे के बराबर होगा। तो हमें मिटिगेशन पे ज्यादा ध्यान दें। तो ये मिटिगेशन ये एक सीरियस नेचर का स्लाइड है, आप इसे ध्यान से देखें। आजकल के बच्चों में बहुत में पाया जाता है। वी शुड बी अवेयर कि व्हाट इज एडीएसडी, व्हाट इज, जिसमें अटेंशनल प्रॉब्लम्स आते हैं बच्चों को, बाइपोलर डिसऑर्डर होता है, डिप्रेशन और हाई एनर्जी के केसेस होते हैं, देन कंडक्ट डिसऑर्डर होता है, बिहेवियरल प्रॉब्लम, डिप्रेशन, ग्रीफ, साइकोसिस एक चीज है जिसमें उनको कहीं कहीं से आवाजें आती हैं, हियरिंग वॉइसेस एंड सीइंग थिंग्स, जो वो नहीं कह सकते कि वो देख रहे हैं और हमें तो ऐसा कुछ दिखाई सुनाई देता है। तो सुसाइडल टेंडेंसीज भी आजकल हमारे टीन्स में देखने को आ रहा है, और सब्सटेंस यूज बहुत कॉमन है आज के स्कूल्स में। वो ड्रिंकिंग को अडॉप्ट कर सकते हैं या ड्रग्स यूज कर सकते हैं, जो कि बहुत गलत है उनके फ्यूचर ग्रोथ के लिए। और यदि ऐसा है तो हमें आसपास कहीं से भी, जहाँ से भी हेल्प मिले, पेडियाट्रिशियन है या फिर मेंटल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एक्सपर्ट्स हैं, आजकल बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, वहाँ आपको चीज़ें मिलेंगी। तो हमें इन्हें अप्रोच करने में अभी भी शाइनेस नहीं होना। और फैमिलीज हो सकती हैं हमारी कम्युनिटी में जो इन दौर से गुजर चुकी हैं, तो उनका भी एक्सपीरियंस लेने में कोई बुराई नहीं है। कम्युनिटी बेस्ड साइकेट्रिक केयर सिस्टम्स भी अवेलेबल हैं आजकल, मेट्रोज में तो हैं, सेकंड टायर, थर्ड टायर सिटी में शायद प्रॉब्लम होंगी, लेकिन वेबसाइट्स और इंटरनेट तो हर जगह पे अवेलेबल है। इसके बाद सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं काफ़ी सारे, जो कि बिना किसी चार्ज के ऐसे बच्चों को कई तरीके से मदद करते हैं। तो वी कैन लुक फॉर दोस काइंड्स ऑफ हेल्प इन अवर सोसाइटी। ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है बाइपोलर डिसऑर्डर। इसमें एक मैनिक सिम्टम होता है, सिम्टम होता है। मैनिक सिम्टम्स में तरह तरह के मूड स्विंग्स आते हैं बच्चों में, यूजुअली अनहैप्पी, सिली, इरिटेबल हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाते हैं, और ऐसे ऐसे गोल्स अपने लिए अनरियलिस्टिक हाइज सेट कर लेते हैं कि उन्हें लगता है कि मैं तो सुपरमैन हो गया और इंडिस्ट्रक्टिबल हो गया। लेकिन इस प्रोसेस में प्रोबेबली वो किसी दूसरे बच्चे को हार्म कर सकते हैं, उनका एनर्जी लेवल बहुत हाई लेवल पे चला जाता है, और
जरा से नींद में उनकी वो नींद पूरी हो जाती है, उसके बाद भी फैटिग नहीं दिखते हैं, टायर्ड नहीं दिखते हैं, तो हमें ध्यान देने की जरूरत है कि क्या हमारा बच्चा ऐसे दौर से गुजर रहा है कि नहीं गुजर रहा है। और इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी न केवल पेरेंट्स की है, टीचर्स की भी है। फिर मल्टीपल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं, बहुत ज्यादा बातें करते हैं, इतनी बातें करते हैं कि उन्हें रोक पाना मुश्किल होता है, उनके दिमाग में इतने थॉट्स चल रहे होते हैं, उनको एक प्रेशर होता है टॉकिंग का। और रिस्क टेकिंग बिहेवियर टीन्स में ये पाया जाता है, ड्रग्स ले सकते हैं, अल्कोहल ले सकते हैं, कुछ डेयर डेविल स्टंट्स कर सकते हैं। आपको याद होगा बहुत सारे प्लेइंग गेम्स मोबाइल में आजकल हैं, जिनको फॉलो करते करते वो कुछ बच्चों की डेथ भी हो चुकी है। कुछ टीन सेक्सुअली एक्टिव हो जाते हैं और अनप्रोटेक्टेड सेक्स करते हैं, जो कि आगे चल के उनकी लाइफ में बहुत खतरनाक साबित होता है। हेलो, आई एम ऑडिबल? यस थैंक यू। The annotation request somebody is sending, I don't know. Kamala Devi is requesting to annotate the shared content. ये बार बार मैसेज आ रहा है, काइंडली उनसे रिक्वेस्ट करें कि यदि मैं आप सब लोगों को ये सबको वीडियो प्रेजेंटेशन रिपोर्ट सब सब दे शेयर देंगे लास्ट करूंगा। में, प्लीज प्लीज सब शेयर कर दें, चिंता मत करें। सब शेयर करेंगे। पहले सुन लेते हैं और पांडा सुन लीजिए। साहब से डिस्कस कर लेते हैं। जी जी। तो दूसरा जो अप्रोच है बाइपोलर डिसऑर्डर का, वो डिप्रेसिव सिम्टम्स नजर आते हैं, तो फ्रीक्वेंट सैडनेस आएगा, क्राइंग सिम्टम्स होंगे, विड्रॉल सिम्टम्स होंगे, फ्रेंड से डिटैचमेंट को दूर कर देंगे, एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं होंगे, they would be watching decreased energy level, lack of enthusiasm or motivation in their life, and feelings of worthlessness, कुछ भी करने में इंटरेस्ट नहीं है, अच्छा नहीं लगता। देन गिल्ट सिंड्रोम, तो जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ, या काइंड ऑफ रिजेक्शन जिसे कहते हैं सोसाइटी में, मेरे दोस्त मुझे पसंद नहीं करते, मेरे फैमिली मुझे पसंद नहीं करते, मेरे टीचर्स मुझे अवॉइड करते हैं, काइंड ऑफ थिंग। फिर ओवर स्लीपिंग हो सकता है, ओवर ईटिंग हो सकता है, या फ्रीक्वेंट हेडेक्स, और ये फिजिकल इसके एस्पेक्ट्स हैं, स्टमक एच हो सकता है, और ये आगे चल के इतना खतरनाक हो सकता है कि रिकरिंग थॉट्स ऑफ डेथ आ सकता है, सुसाइडल टेंडेंसी हो सकती है, और सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर हो सकता है। कमला देवी जी का मैसेज फिर से आ रहा है, तो मैं डिक्लाइन कर रहा हूँ यहाँ पे। आगे के स्लाइड्स पे जाएंगे, इस स्लाइड्स को देखिएगा। साइकोलॉजी के पुरोधा कहे जाते हैं सिगमंड फ्रॉइड, उनका एक कथन था कि unexpressed emotions, those emotions which have not yet been expressed in society by the children, they are going to bounce back, they are never going to die, और जब वो bounce back करेंगे, वो buried alive होते हैं, जब वो bounce back करेंगे तो अगलियर वेज में आपके सामने आएंगे, फिर उनको हैंडल करवाना बहुत मुश्किल है। तो व्हाट वी नीड टू डू कि एक फ्रेंड का ऑब्जर्वेशन जब हम करते हैं, तो उसी समय उन्हें इमोशंस को एक्सप्रेस करने की आज़ादी दें, उनकी बातें सुनें, ताकि वो एक फेयर एडल्ट के रूप में अपनी लाइफ को डेवलप कर सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। बुलिंग जो होता है आपके सोसाइटी में भी होता है, सबसे ज़्यादा स्कूल्स में होता है, तो हमें अर्ली स्टार्ट की जरूरत है। सर, आई एम गेटिंग दिस मैसेज फ्रॉम कमला देवी मैम। आई रिक्वेस्ट मैम फॉर दिस एनोटेशन रिक्वेस्ट दैट फॉर शेयर कंटेंट दैट शी इज सेइंग। We agree to her request, but this is disturbing this process of presentation. Please. Hello. आप कैरी ऑन रखें। सर, कैरी ऑन करते हुए बीच में एक बड़ा सा मैसेज आता है कमला देवी मैडम की तरफ से। कोई बात नहीं, मैंने सबको कहा है, मैं सबको ये पूरा वीडियो और पूरा प्रेजेंटेशन शेयर करूंगा। जी, हम स्वयं भी चले जाएंगे। जी, हम स्वयं भी चले जाएंगे उनके पास, ऐसी कोई बात नहीं। हाँ हाँ, प्लीज प्लीज। तो सर, एक्चुअली स्टार्ट अर्ली करने की इसलिए जरूरत है कि पेरेंट्स एंड चाइल्ड दे नीड टू टॉक टू ईच अदर विद रिस्पेक्ट टू बुलिंग। यदि ऐसा कुछ हो रहा है तो हमें उन्हें बताने की जरूरत है। आप दूसरों को रेस्पेक्ट तो करेंगे जब इसको ज्वाइन करते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम बुलिंग को भी वो नो कहेंगे, नो कहना उन्हें आना चाहिए। छोटे छोटे एक्ट टीजिंग के होते हैं, तो यदि वो वही तो नहीं किल कर दिए जाएं, तो आगे चल के बुलिंग का वो नेचर अडॉप्ट नहीं करते। हमें उन्हें बताना है, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट ध्यान से सुनिएगा, कि we need to teach them to be assertive, say no when feel uncomfortable or pressured, stand up for themselves। बोलते हैं ना, आप अपने लिए स्टैंड क्यों नहीं लेते? स्टैंड लेना है, ठीक है, लेकिन इसको ध्यान रखिए, विदाउट फाइटिंग। फाइट नहीं करनी है, और कम से कम डेंजरस सिचुएशन से तो वॉक अवे कर जाना है, क्योंकि कई बार ये छोटी छोटी जो तनाव वाले मोमेंट्स होते हैं बुलिंग में, वो आगे चल के
किसी की हत्या में कन्वर्ट हो सकते हैं. We can lose a child in this process, so that is very demeaning, that is very very bad. So adults who remain silent, हम यदि बुलिंग कहीं देख रहे हैं और चुप हैं तो हम पार्टनर हैं उस बुलिंग के, हम ये समझने की जरूरत है. We need to listen and support children who speak up. जो हमें बोलने के लिए आते हैं बुलिंग के बारे में, ये बड़ा कठिन है, ये आसान नहीं है. यदि कोई बच्चा ऐसा कर रहा है तो हमें फेस करना चाहिए. और बुलिंग के कारण डिप्रेशन आ सकता है, सैडनेस है, आइसोलेशन है, पुअर कंसंट्रेशन है, स्लीपिंग प्रॉब्लम्स हैं. यदि हम ऐसे कोई चीजें ऑब्जर्व करते हैं तो हमें सतर्क होने की जरूरत है. We need to reach out to them and get any kind of help, probably in the beginning from our side, and if things go beyond certain extent, then we can consult the psychiatrist as well. We should also request our children, we should encourage them to speak against the bullying and also inform the respective teachers if this kind of behavior is being thrown upon me in my school days. Then schools को क्या करना चाहिए? Clear policies or consequences bullying के बता देने चाहिए. Bullying is less likely in those schools where adults are involved and formed. जैसे आपने देखा होगा स्कूल्स में मॉनिटर्स और प्रीफेक्ट तय किए जाते हैं हर क्लासेस में, तो वो ऐसे बच्चे चुने जो कि सिंसियर हो बुलिंग को लेकर, ताकि कोई बच्चा यदि टीचर के पास नहीं जा पा रहा है, अपने किसी सीनियर के पास जा रहा है, तो उसके बाद वो टीचर तक पहुंचाने का मादा रखे और टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी. ऑल्सो दैट स्कूल शुड टीम अप विद ईच अदर, और बुलिंग को एक वायलेंस के रूप में ट्रीट करना चाहिए. बुलिंग इज नॉट जस्ट बुलिंग, इट इज वायलेंस. We need to develop programs to prevent bullying and promote safe school environment. अब एडोलेसेंट एज में चाइल्ड पहुंच गया, मान लीजिए, तो तरह तरह के डिप्रेसिव मोमेंट्स उसकी लाइफ में आते हैं. स्कूल के परफॉर्मेंस गिर सकते हैं, क्लोज फ्रेंड्स और एक्टिविटीज हो सकते हैं. इसके बहुत सारे रीजंस होते हैं, ये केवल बुलिंग नहीं है, और भी बहुत सारी चीजें. फिर सैडनेस, होपलेसनेस, लैक ऑफ एंथुसियाज्म, एंगर, रेज, ओवर रिएक्शन टू क्रिटिसिज्म. यदि कुछ भी हल्का सा उन्हें कुछ समझाने की कोशिश करें, उसे वो क्रिटिसिज्म के रूप में ले लेते हैं. देन फीलिंग्स ऑफ वीक एंड अनेबल टू सैटिस्फाई आइडियल्स, पुअर सेल्फ एस्टीम और गिल्ट. देन डिसीजन ले पाने की क्षमता उनमें कम हो जाती है, लैक ऑफ कंसंट्रेशन हो जाता है, चीजें भूलने लगते हैं, रेस्टलेसनेस हो सकता है, ईटिंग और स्लीपिंग पैटर्न में डिसऑर्डर आ जाता है, सब्सटेंस अब्यूज की तरफ चले जाते हैं. फिर जो कोई भी व्यक्ति उनकी लाइफ में ऑथोरिटी दिखाने की कोशिश करे, उनसे उनको चिढ़ हो जाती है. ये एक ऐसा दौर होता है जब पेरेंट्स से भी चिढ़ने लगते हैं. टीचर्स से तो चिढ़ते हैं ही, लेकिन पेरेंट्स से भी चिढ़ने लगते हैं. सोसाइटल थॉट्स भी उनके अंदर. याद रखिएगा कि जो more than 50% of the teens will experience another depressive episode if there has been no intervention. The first depressive symptoms या एपिसोड किसी बच्चे की जिंदगी में टीन लेवल पे आता है, तो उसे वहीं एड्रेस कर देने की जरूरत है. अदरवाइज एक रिसर्च कहता है कि उसमें से आधे बच्चों को सिमिलर काइंड्स ऑफ जो चीजें हैं आगे चल के प्रभावित करेंगे. पिछले फ्राइड में हमने देखा, सिगमंड फ्राइड ने कहा कि अनएक्सप्रेसिव बिहेवियर जो है वो आगे चल के अगली वे में आपके सामने आते हैं, जिनको फिर हैंडल करना बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है. अब हमें इसे ट्रीट करने की जरूरत है. हम कैसे करेंगे? अनट्रीटेड डिप्रेशन यदि है, लॉन्ग टर्म तक वो चलता है, तो हो सकता है लाइफ थ्रेटनिंग हो. तो हमें शाई अभी नहीं करना है. हमें किसी भी इंडिविजुअल के पास जाके हम मदद ले सकते हैं, ग्रुप्स के पास जाके मदद ले सकते हैं, मेडिकेशन के लिए जा सकते हैं, साइकियाट्रिस्ट के पास जा सकते हैं. तरह तरह के तरीके हैं इसे डील करने के. साइकोथेरेपी होती है, प्रोवाइड्स टीन्स एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर इवेंट्स एंड फीलिंग्स दैट आर पेनफुल और ट्रबलिंग, हेल्प्स इन कोपिंग स्किल्स एज वेल. फिर कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी होती है, जो बच्चों को बार बार जो नेगेटिव थॉट्स उनके अंदर आते हैं उसको पॉजिटिव थॉट्स में चेंज करने की में मदद करती है, बिहेव को चेंज करने में मदद करता है. फिर इंटरपर्सनल थेरेपी होती है, ये फोकस करता है कि हाउ टू डेवलप हेल्थियर रिलेशनशिप एट होम एंड स्कूल. फिर जब बात एक हद से आगे बढ़ जाती है तो साइकियाट्रिस्ट मेडिकेशन भी करते हैं, जो साइड बाय साइड इस थेरेपी के साथ में चलता है. तो डिप्रेशन के बहुत सारे सिम्टम्स को मेडिकेशन भी ट्रीट कर देते हैं. तो इन्हें यूज करने में हमें कभी भी संकोच नहीं करना चाहिए. मैं इस स्लाइड को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दूंगा. सुसाइडल टेंडेंसीज हमारे टीन्स में, बच्चों में बढ़ती चली जा रही है. बहुत सारे केसेस ऐसे हैं. अभी तक एक स्लाइड में ऐसा एक इंसिडेंट में आपको बताऊंगा कि आप बिलीव भी नहीं कर सकेंगे. ये मान के चलिए कि वो 5 बच्चे जिन्होंने सुसाइड किया है, उसमें से 4 बच्चों ने, 4 आउट ऑफ 5 टीन्स हैड गिवन क्लियर वार्निंग्स. ये वार्निंग कई तरीके से हो सकते हैं. ये हमारा काम है एज मैच्योर एडल्ट्स टू जज दीज काइंड्स ऑफ वार्निंग्स. सुसाइडल थ्रेट्स हो सकते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हो सकते हैं. फिर ऑब्सेशन विद डेथ. पहली कोई बच्चा, जैसे आप जानते हैं, वो बार बार डेथ के बारे में बात तो नहीं कर रहा है, ऐसे पोएम्स, एसेज और ड्राइंग्स तो नहीं कर रहा है जिसका डेथ से कोई रिलेशन हो.
आपने देखा होगा बच्चे आपको अपने बेडरूम में जाने भी नहीं देते, वो अपने थिंग्स को लेके पॉजिटिव होते हैं, अपनी चीजों को लेके। लेकिन वही बच्चा जब अपने अपने प्यार करने वाली चीजों को लोगों को देना शुरू कर देता है अपने आसपास में, आप इसे रख लीजिए, आप इसे रख लीजिए, तो probably he or she is trying to run away from the society, from the world, and probably he is having suicidal tendencies. और ट्रॉमेटिक चेंज यदि हम देख ऑब्जर्व करते हैं उनकी पर्सनालिटी और अपीयरेंस में, इरेशनल बिहेवियर है, ऐसा कोई बिहेवियर जो हमने अपने बच्चों में कभी देखा ही नहीं, चाहे हम पेरेंट्स हैं चाहे टीचर, तो हमें सतर्क रहना चाहिए। ओवरवेलमिंग सेंस ऑफ गिल्ट आता है उनके अंदर, शेम और रिजेक्शन वाली फीलिंग आती है। फिर ईटिंग और स्लीपिंग, ये पैटर्न, ये तो मैं हर स्लाइड में आप देखेंगे कि ईटिंग स्लीपिंग पैटर्न में बच्चों में यदि आप देखते हैं तो उसको सतर्क हो जाएंगे, कुछ भी हो सकता है। देन सीवियर ड्रॉप इन स्कूल परफॉर्मेंस। अब हमें मदद कैसे करें, हमें उन्हें एनकरेज करने की जरूरत है, डिफरेंस टीम्स को बहुत ज्यादा उनसे बातें करनी है, उनकी बातें सुननी है, लेक्चर नहीं देना है। हमें साथ ही साथ अपने इंस्टिंक्ट्स पे भी ट्रस्ट करना है। कई बार ये लगता है कि मैं किसी बच्चे को इस लेवल तक ही मदद कर पाऊंगा, यदि आपको लगता है ये सीरियस केस हो चुका है तो सीक प्रॉम्प्ट हेल्प। और एक चीज बड़ा इंपॉर्टेंट आपको मैं बताता हूँ, जब कोई बच्चा आपसे अपनी टेंडेंसीज के बारे में बात करता है तो आपके ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट करता है, वो आपसे कहता है प्लीज ये बातें किसी और से मत बताइएगा, वहां तक सही है। जब वो लिमिट क्रॉस हो जाए तो उस कॉन्फिडेंस को ब्रेक कर दीजिए। बच्चे की नजर में आप बुरा जरूर करिए, लेकिन उसके लाइफ बचाने के लिए आपको यदि सुपीरियर अथॉरिटीज को कॉन्टेक्ट करने की जरूरत है, मेडिकेशन की जरूरत है, साइकेट्रिस्ट की जरूरत है, तो प्लीज जाइए। ये मत सोचिए कि बच्चा क्या सोचेगा आपके बारे में। देन we need to pay attention to talk about suicide। यदि वो बात करते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन उनसे पूछने की जरूरत है। डोंट बी अफ्रेड ऑफ फ्रैंक डिस्कशंस, क्योंकि साइलेंस इज ऑलवेज डेडली। वी नीड टू सीक एडवाइस फ्रॉम मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल। ये स्कूल्स में भी आजकल पाए जाते हैं, बड़े बड़े स्कूल्स में। छोटे शहरों में वेबसाइट्स तो हैं ही, कुछ डॉक्टर्स भी अवेलेबल होते हैं तो उनका सहयोग लिया जा सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, हमें उस बच्चे के लाइफ में जो की एडल्ट्स हैं, बड़े भैया, बड़ी दीदी, मम्मी पापा, सबसे इम्पोर्टेंट टीचर्स, उनको बता देना है कि बच्चा इस दौर से गुजर रहा है। किसी बच्चे का जो एजुकेशन है वो तब ही शुरू हो जाता है जब हम उसे इनेटली वाइज और कैपेबल बनना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जब तक हम उसके वर्ल्ड में उस जैसा बन के नहीं घुसेंगे तब तक वो हमें वेलकम नहीं करेगा। So education begins the moment we see children as innately wise and capable beings. Only then can we play along in the world. डेथ एक ऐसा सिंड्रोम है जिससे बच्चा घबराता है। आपके परिवार में जब किसी का डेथ होता है तो वो तरह तरह के क्वेश्चंस पूछता है फ्यूचर के बारे में, डेथ के बारे में, वो उससे डरा हुआ है। तो उस समय बच्चा बन के उससे उस लेवल पे जाके डेथ के बारे में बात करने की जरूरत है। बहुत ज्यादा ओवरलोड करने की जरूरत नहीं इन्फॉर्मेशन से, उतना ही दे जितना वो सह सके, जितना उसे जानने की जरूरत है। ऑफर ए सिंपल एक्सप्रेशन ऑफ सॉरो, टेक टाइम टू लिसन। अच्छा, और क्या होता है, ये रिपीटेटिव हो जाए। किसी का डेथ हुआ तो साल के बाद जब सालगिरह आएगी, उसकी डेथ एनिवर्सरी आएगी, तो फिर से ये उस प्रोसेस से, उस फीलिंग से गुजरेगा बच्चा। तो हमें उस समय पेशेंटली रिस्पॉन्ड करना है, उसे रीएश्योर करना है कि डेथ क्या होता है, हम सभी इन चीज़ों से गुजरते हैं। कई बार बच्चे पूछते हैं डेथ में दर्द होता है क्या, क्या हमें सभी को मरना है क्या? तो उसका आंसर ऐसे वे में दे कि वो एक ब्लॉट बन के नहीं रह जाए उसके मेंटल ग्रोथ में, और वो पॉजिटिवली ग्रो कर सके और इसे कॉमन सिम्टम के रूप में मान लीजिए। सो उनको चॉइसेस की भी जरूरत होती है। वो उन लोगों को याद करना चाहते हैं जो उनके परिवार में थे, जिनसे वो प्यार करते थे, और उन सारी एक्टिविटीज को जो कि डेथ के पहले थी, तो उन्हें अनुमति दें, उनको मेमोराइज करने के लिए जो भी वो चाहते हैं उन्हें करने दें, उन्हें किसी चीज के लिए न रोकें। Children grieve as part of family. We need to expect children to mourn the deceased and the environment that existed before death. Body positivity. आज हम किस जमाने में जी रहे हैं? इमेज ड्रिवन कल्चर में, कि एक लड़का या एक लड़की ऐसा शेप होगा या ऐसा आउटलुक होगा तभी उसे सुंदर माना जाएगा। तो ये बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट होता है बच्चों के ऊपर। तो आप देखेंगे कि वी आर फाइंडिंग ईटिंग डिसऑर्डर्स फॉर द पास्ट 20 to 25 years। ये जो मॉडर्न फूड आइटम्स मार्केट्स में आ गए हैं, घर का बना हुआ खाना नहीं खाएंगे और केवल बाहर की चीजें, ऐसी चीजें खाएंगे जिसे और हम बढ़ावा भी देते हैं। कोई बात नहीं बेटा, ऐसे कर लीजिए। आप देखेंगे कि टीन्स में, एडोलेसेंट्स में ये सबसे ज्यादा ईटिंग डिसऑर्डर्स। आश्चर्य होता है जब हम समाचार पढ़ते हैं कि 5-5 साल के उम्र के बच्चे लोग डाइटिंग कर रहे हैं। एक तो उन्हें मोटा नहीं होना है, एक पर्टिकुलर शेप में रहना है, और ऐसे प्रोग्राम्स वो देखते हैं इंटरनेट पे, यूट्यूब में, जिनका संबंध डाइटिंग वगैरह से होता है। तो हमें ध्यान रखना है कि वो कैसे वो प्रोग्राम देते हैं, और हमें उन्हें सिखाना है कि हाउ टू वैल्यू हेल्दी ईटिंग, हाउ टू स्टे एक्टिव।
बट एट द सेम टाइम जो वो है, जो शरीर भगवान ने उन्हें दिया हुआ है, उसको साथ के साथ प्यार करते थे। वी नीड टू बी रोल मॉडल फॉर आवर चाइल्ड टुवर्ड्स bringing positive attitude for physical activity and also healthy relationships with good food, not bad food. And also उनके जो फिजिकल एट्रीब्यूट्स हैं वो जैसा भी है वो हमारे लिए सुंदर है। उसके नॉन फिजिकल एट्रीब्यूट्स जो आर्ट फॉर्म उसने सीखा हुआ है या जो उसका कंपैशन उसके अंदर से निकल के आता है, वो जानवरों को उससे प्यार करता है, तो हमें इन सब चीज़ों को सेलिब्रेट करने की, उसे तारीफ करने की, प्रेज करने की। तो स्लाइड देखिएगा, मेक श्योर दैट योर चिल्ड्रन डोंट स्टार्ट सीइंग देमसेल्फ थ्रू द आईज ऑफ दोज हु डोंट वैल्यू देम। हम आसपास ऐसे लोगों से घिरे हुए होते हैं जो लेग पुलिंग बहुत ज्यादा करते हैं। तुम ये नहीं जानते, तुम वो नहीं कर सकते, तुम में वो नहीं है, तुम ऐसे देखते हो, तुम्हें वैसा देखना चाहिए, है ना। मतलब बच्चों से तुलना भी हम कर बैठते हैं कि उनका बच्चा ऐसा है, हमारा बच्चा ऐसा नहीं। तो टीचर्स को भी ये ध्यान में रखने की जरूरत है कि जो 40 बच्चे उन्हें किसी क्लास में मिलते हैं तो इक्विटी बेस पे उनके साथ ट्रीटमेंट होना चाहिए, क्योंकि बच्चे उन लोगों की आंखों से अपने आप को यदि देखना और जज करना शुरू कर देंगे जो कि उन्हें वैल्यू नहीं देते हैं, तो हम कभी भी उन्हें ये रियलाइज नहीं करवा पाएंगे कि कितने यूनिक हैं, कितने प्रीशियस हैं और कितना अच्छा वो लाइफ में ग्रो कर सकते हैं और बन सकते हैं। पेरेंटिंग में कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं। वो पेरेंट जो खुद मेंटली इल होते हैं तो वो लाइफ को ढंग से जीते हैं कि वो उनके जो बच्चे होते हैं वो खुद डिप्रेशन वाले मोड में जाते हैं। कई बार कुछ मिथ हम बता देते हैं कि कोई मेंटली इल है तो वो कंटेजियस होता है, वो पास ऑन करेगा ही लोअर जनरेशन में, लेकिन रिसर्च कहता है कि सारे मेंटल इलनेसेस आपके हेरिडिटरी ये होते हैं, और बल्कि उसका उल्टा होना चाहिए। यदि कोई पेरेंट मेंटली इल है तो वो फैमिली जो है ऐसा स्ट्रांगली सपोर्ट करे उस पर्सन को भी, स्पेसिफिक को भी, और बच्चों में भी ऐसे वैल्यूज इनकलकेट करे कि इस प्रकार की बीमारी यदि आती भी है जीवन में तो उसे घबराने की जरूरत नहीं है और हम कैसे उसे डील कर सकते हैं। फिर पॉवर्टी है, ऑक्यूपेशनल और मैरिटल डिफिकल्टीज है। बच्चों के सामने पति पत्नी आपस में लड़ पड़ते हैं बुरी तरह से, ये नहीं देखते कि इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होगा। फिर बच्चों में, पेरेंट्स में और चिल्ड्रन में आजकल कम्युनिकेशन बहुत बंद हो गया। छोटा सा एग्जांपल आपको दूंगा, लॉकडाउन वाले पीरियड में हो क्या रहा है, पति पत्नी 2 बच्चे, 4 लैपटॉप खुले हुए हैं घर में या 4 मोबाइल खुले हुए हैं, आपस में बात नहीं कर रहे, लेकिन सारी दुनिया आई एम अवेलेबल टू द वर्ल्ड बट आई एम नॉट अवेलेबल टू माय पेरेंट्स, और द पेरेंट सेज आई एम नॉट अवेलेबल टू माय किड। सो ये बहुत गलत है। फिर को ऑक्यूरिंग सब्सटेंस अब्यूज, यदि घर में कोई पेरेंट्स अल्कोहल ले रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि मेरा बच्चा आगे चल के न ले, तो ये बेईमानी होगा। तो पहले आप अपने आप को सुधारें। फिर ओपन एग्रेसिव बिहेवियर, होस्टाइल बिहेवियर जो पेरेंट का कभी कभी हो जाता है बच्चों को लेके, तो फिर सिंगल पेरेंट फैमिली में कुछ इश्यूज आते हैं तो कुछ ढंग से डील करने के कुछ डिस्टर्बेंस है शायद देखिएगा। उसी तरह फियर और वायलेंस जो होता है, we need to encourage children to talk about their concerns and express their feelings। हमें देखना है ये बार-बार फियर्स और वायलेंस के बारे में बात तो नहीं कर रहा है। We need to talk honestly about our own feelings। कई बार हर चीज जानना जरूरी नहीं है हमारे लिए। It is very easy and proper to say कि I don't know। हमें उन्हें बताना भी चाहिए कि acts of violence जो होते हैं cannot always be explained। हर बार एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है। And cause feelings that even adults have trouble dealing with। हमें भी परेशानी होती है वायलेंस के बारे में बात करने में या उनसे डील करने में। तो आप तो अभी बच्चे हो, लेकिन साथ ही साथ उनको एश्योर कराने की जरूरत है कि चाहे कुछ हो जाए, दुनिया में कैसे भी विपत्ति आ जाए, हम हमेशा आपके साथ में खड़े रहेंगे, आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी, ये उन्हें बताने की जरूरत है। साथ ही साथ सेफ्टी प्रोसीजर जो होता है कि स्कूल्स में क्या सेफ्टी प्रोसीजर होना चाहिए, आसपास की कम्युनिटी में, कॉलोनी में क्या सेफ्टी प्रोसीजर होना चाहिए, ये मॉक ड्रिल नहीं है। ये साल में एक बार और छमाही वाले में करने वाली चीज नहीं है। ये साल भर एक रूटीन प्रैक्टिस होना चाहिए कि आप अपने बच्चे से इस बारे में बात करते हैं। हमें सेफ्टी प्लान्स बनाने की जरूरत है। हमें बच्चों को बताना है कि आप स्कूल में यदि हैं या कम्युनिटी में हैं, मार्केट में हैं, तो आसपास वो कौन से एडल्ट्स हैं जिनके ऊपर वो ट्रस्ट कर सकते हैं। हमें उन्हें ये भी बताना है कि क्राइसिस के सिचुएशन में दे शुड नो हाउ टू रीच अस, कैसे उन्हें वो हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हमें बार बार उनके बिहेवियर पैटर्न को वॉच करने की जरूरत है कि बहुत ज्यादा सेफ्टी के बारे में सोच तो नहीं रहे हैं, स्कूल से अवॉइड नहीं कर रहे हैं, बेड वेटिंग तो नहीं कर रहे हैं, हम सेटिंग तो नहीं कर रहे हैं, है ना, या फियर ऑफ स्लीपिंग अलोन तो नहीं हो रहा है। कुछ बच्चे ऐसा होते हैं कि एक पर्टिकुलर एज के बाद बोलते हैं मुझे डर लग रहा है, हमें मम्मी के पास सुनना, पापा के पास सुनना, तो ये अचानक ये चेंज ऑफ बिहेवियर कैसे है, ये जर्नी है। वी आल्सो नीड टू एनकरेज देम टू रिपोर्ट स्पेसिफिक इंसिडेंट्स। यदि बुलिंग हो रहा है, थ्रेट्स और टॉक्स ऑफ सुसाइड हो रहा है, किसी वीकेंड्स की बात हो रही है,
तो इंकरेज करना है कि जाके ऑथोरिटीज को बताएं, टीचर्स को बताएं, घर में पेरेंट्स को बताएं, और प्रॉब्लम सॉल्विंग जो एटीट्यूड उनके अंदर जो डेवलप होने की जरूरत है, उसमें हम अपना जो भी योगदान कर सकें वो हमें करना है। हमें जो सेफ्टी मेजर से रिलेटेड जो डायलॉग्स है ये साल भर चलानी चाहिए बच्चों के साथ। और जब मामला अपने हाथ से निकल जाए, हमें लगे वी नीड टू seek help of pediatrician or mental health professional. It may be in the school or in the community, or it may be available on the internet. कोविड-19 के संदर्भ में मैं कहूँगा कि जो आजकल ज़्यादा हम टेक्नोलॉजी का जो यूज़ करते जा रहे हैं, तो बच्चों को इस मामले में सावधान रहने की जरूरत है। ये एक वर्ड यूज़ किया जाता है स्मार्ट, उन्हें they need to stay safe. They should not give out their personal information to people and places they don't know. They should not meet up those people they don't know and they have only been acquainted with through online. They should not accept those kinds of files, emails, and pictures and texts from those people they don't know, they have not met personally. And only reliable information they should be taken in their emails or in their chat box. And also, they should be encouraged to tell adults if somebody or someone or some issues or some cases are troubling them or worrying them and they are feeling uncomfortable. तो स्मार्ट एस्पेक्ट को बच्चों में इंकलकेट करने की जरूरत है, as far as their use of mobile, their use of laptop, their use of internet is concerned. दो स्लाइड्स में लूंगा। कोविड टाइम्स में डिफरेंशियली एबल्ड किड्स के साथ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है। ये मेंटली और फिजिकली चैलेंज जो प्यारे बच्चे होते हैं, सेरेब्रल पैल्सी, ऑटिज्म, एडीएचडी होता है, इसमें इनको स्पेशल अटेंशन और रेगुलर ट्रेनिंग की जरूरत होती है कोविड गाइडलाइंस के हिसाब से। और ये बड़ा मुश्किल है सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क इन्हें पहनवाना, क्योंकि बहुत सारे केसेस में आप देखेंगे ऑटिज्म में उनके मुंह से काफ़ी लार निकलता है, ठीक है, और उनको मतलब उसको साफ करते रहना पड़ता है, तो प्रॉपर अटेंशन की भी जरूरत होती है। तो ऐसे में जो सेलिवा फॉर्मेशन होता है, रेगुलर हैंड सैनिटाइजेशन वाले जो इश्यूज हैं, ये इंस्ट्रक्शंस हमें बार बार देने पड़ते हैं, उन्हें कोई ये चीज़ें याद नहीं रहती हैं, तो हमेशा उनके साथ में रहने की जरूरत है। ये एक्स्ट्रा एक बर्डन जो फैमिली के ऊपर जो इन केसेस को डील कर रहे होते हैं। फिर इन्हें रेगुलर फिजियोथेरेपी की जरूरत होती है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी की जरूरत होती है, स्पीच थेरेपी की जरूरत होती है, एक्सरसाइजेस की जरूरत होती है, वो आजकल हो नहीं पा रहा है बिकॉज ऑफ लॉकडाउन। तो नेगेटिव सिम्टम्स जो होते हैं इस बीमारी से संबंधित, उनके रोल रिवर्सल का खतरा बन रहता है उनके ऊपर। फिर जो थेरेपी सेंटर्स है, पार्क्स हैं, एंटरटेनमेंट प्लेसेस हैं, ये सारे बंद हो चुके हैं, तो उससे भी तरह तरह की चीज़ें आ रही हैं। उनके लिए टाइम टेबल बना पाना ये बड़ा मुश्किल हो गया है। और एक आसान तरीका ये हो सकता है, आसान क्या मतलब जो पॉसिबल तरीका ये हो सकता है कि जो थेरेपिस्ट अवेलेबल हैं ऑनलाइन थ्रू वीडियोज स्टोरीज इन बच्चों को हेल्प कर सकते हैं। सर एक्चुअली आमिर साहब का कॉल आ रहा है कि उनका कोई 11:30 से फिर एक लेक्चर स्टार्ट है। हाँ, तो उनका हम लास्ट में कर देंगे। हाँ प्लीज प्लीज प्लीज, है ना, मैं मुश्किल से 5 से 7 मिनट और लूंगा। अच्छा ठीक है, तो हम शेखर साहब उधर तैयार हैं, शेखर साहब से करवा लेंगे। अच्छा ठीक ठीक। थैंक यू। तो ये जो अवेलेबल प्रोसीजर्स हमारे आसपास मौजूद हैं, कि जो क्रिएटिव एक्टिविटीज में उनको इन्वॉल्व कर सकते हैं, हेल्दी फूड दे सकते हैं, और एक्सरसाइज जो भी घर के अंदर जो पॉसिबल है इन बच्चों को देना बहुत जरूरी है। फिर ऐप बेस्ड एजुकेशन है, इसके प्रोसेस तो हैं, माइनसेस बहुत ज्यादा है। आप इसको ध्यान से देखें कि प्रॉपर स्कूल एनवायरनमेंट तो इन बच्चों को हम दे नहीं पा रहे हैं। जो अच्छे टीचर्स की कंपनी उनको रेगुलर बेसिस पे मिला करती थी, वो तो हम दे नहीं पा रहे हैं। Then not everybody in our country is having smartphones and good internet speed. Then excessive use of mobiles and other than studies, जब भी आप उन्हें देखें वो मोबाइल में लगे हुए हैं, आप उनसे जब पूछते हैं तो वो कहते हैं कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, जबकि कई बार क्या होता है कि they are using it for play, even if they indulge in porn websites as well. Then also destructive games, मैंने आपको बताया कि कुछ गेम्स ऐसे हैं कि उनको यदि आप फॉलो करें तो डेथ तक हो जाता है बच्चों का। फिर क्या हो रहा है कि जो एजुकेशन ऐप्स हैं उनको हैकिंग कर ले रहा है कोई, और वो गलत वेबसाइट्स और गलत वीडियोस वहाँ चला देते हैं जब बच्चे पढ़ रहे होते हैं। प्लस बच्चों को स्मार्टफोन्स अवेलेबल कराना है, लैपटॉप्स अवेलेबल कराना है, तो फाइनेंशियल लायबिलिटी भी बच्चों के ऊपर पड़ती है। और ट्यूशंस पे ज़्यादा जोर पड़ रहा है। एक तो टीचर्स अवेलेबल शायद नहीं है इसमें लॉकडाउन फेजेस में, तो स्कूल्स बंद होने के कारण बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। कर्नाटका और मध्य प्रदेश दो ऐसे राज्य हैं जिन्होंने तो क्लास 5th तक ऑनलाइन क्लासेस को प्रोहिबिट कर दिया है। We hope that other states are also listening and they have to follow suit in this regard. Then girl education, आपको पता है 2013 से जो हमारे प्रोग्राम्स चल रहे हैं गर्ल एजुकेशन के लिए 25% बढ़ोतरी हो गई थी
गर्ल चाइल्ड का उनको स्कूल में लाने का जो प्रयास चल रहा था, लेकिन ये लॉकडाउन के कारण ये प्रोसेस अब क्षमता नजर आ रहा है, अब वो खतरा मंडराता नजर आ रहा है, जिसके कारण गर्ल्स शायद अब स्कूल आना कम करेंगे। स्मार्टफोन्स गर्ल्स को शेयर करना पड़ता है घर में 2-3 बहनों के बीच में, 2-3 भाइयों के बीच में, जिससे वो ऑनलाइन क्लासेस टाइम पे नहीं ले सकती हैं। स्कूल ड्रॉप आउट की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। आपको एक एग्जांपल दूं, 2014 में जो इबोला वायरस आया था वर्ल्ड वाइड, करीब 3/4 टाइम स्कूल ड्रॉप आउट गर्ल चाइल्ड की संख्या में बढ़ोतरी हुई थी। और इसके पीछे रीजन होता है पॉवर्टी, होता है पैट्रियार्की, होता है। इन दोनों को क्लब आप कर दीजिए तो मान के चलिए कि 25 to 30% गर्ल चाइल्ड स्कूल से बाहर रहेंगे। एक सर्वे ये कहता है कि 16% फीमेल स्टूडेंट के पास स्मार्टफोन्स है या नेट एक्सेस है, जबकि मेल्स के पास 36% है। मान लीजिए कि सारे बच्चों के पास 36% लोगों के पास है, तब भी हमारे कंट्री में 64% बच्चों का पॉपुलेशन ऐसा है जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है। तो जो एजुकेशन सिस्टम जो होना उन्हें मिलना चाहिए था, उसमें तो एक खतरा आ ही गया ना, ठीक है। और इसके बाद जो ब्लूप्रिंट इसका बनना चाहिए कि स्कूल एजुकेशन को कैसे इस लॉकडाउन जो लॉक ओपनिंग जो चल रहा है उसमें कैसे स्कूल को खोला जाना चाहिए। वैसे वल्नरेबल डिस्ट्रिक्ट्स शुड बी फाउंड आउट कि जहाँ ड्रॉप आउट की संख्या गर्ल्स की ज़्यादा है। वी शुड प्रोवाइड हॉस्टल्स फॉर मार्जिनलाइज्ड गर्ल्स, वी नीड टू इंक्रीज स्कॉलरशिप फॉर देम, एंड midday meals along with breakfast should be provided to the kids in these hostels as well। अब 2-3 स्लाइड्स हैं कि स्कूल्स का रोल्स क्या होना चाहिए। जो एजुकेशन वो प्रोवाइड करते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ ही साथ वो उनका हॉरिजन को भी ब्रॉडन करते हैं। ये सबसे बड़ा एस्पेक्ट है स्कूल्स का, वो उन्हें स्मार्ट, कॉन्फिडेंट और रिस्पेक्टफुल एडल्ट बनाने में बहुत बड़ी मदद करते हैं। एकेडमिक वैल्यूज तो उनके बढ़ाते ही बढ़ाते हैं, लेकिन जॉब उनका वो वहीं पे खत्म नहीं होता। आजकल स्कूल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आई शुड प्रेज ऑल द स्कूल्स। प्लस ये याद रखना चाहिए कि एवरी स्टाफ ऑफ द स्कूल इन्फ्लुएंसेस आवर चाइल्ड। तो हमें ऐसे स्टाफ स्कूल्स में रखने हैं जो प्रोएक्टिव वे में किसी किड को जाके मदद करें। ऐसे टीचर्स वेलकम होते हैं जो बच्चों को उनके साथ में इंटरेक्शन करके उन्हें जो बढ़ावा देते हैं, प्लस और बच्चों के बीच में भी इंटरेक्शन करवा के उसके ओवरऑल ग्रोथ में बढ़ावा देने का काम करते हैं। बच्चों के ये स्कूल का रोल होता है कि एकेडमिक पोटेंशियल उसको हाई लेवल पे उन्हें पहुंचाएं। केवल एबीसी और 1 2 3 पढ़ाना उनका काम नहीं होता, ये स्कूल भी अच्छे से जानते हैं। ये बेसिकली जो करिकुलम में शामिल करते हैं आजकल अपने स्कूल करिकुलम में, तो वो बच्चों को एक्सपर्ट प्रॉब्लम सॉल्वर्स और सॉल्यूशन सीकर्स बनाने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। ये वो स्किल्स हैं जो उन बच्चों को आगे चल के उनके पर्सनल लाइफ में, आगे चल के उनके प्रोफेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ में बहुत ज़्यादा मदद करने वाले हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग एक ऐसी स्किल आप इसे समझ सकते हैं कि जो किसी सिचुएशन को, किसी प्रॉब्लम को एनालाइज करने में मदद करता है, एक सोल्यूशन प्रोवाइड करता है। लेकिन वो सोल्यूशन हमेशा काम नहीं आता, तो यदि काम नहीं आता है तो the children should be able in a position to re-strategize that problem and find a new solution for that। तो ये स्कूल से सिखा सकते हैं। So we need to encourage the kid to keep trying even after flunking। ये लास्ट टेस्ट कोई हुआ, कोई गेम हुआ, कोई म्यूजिक कंसर्ट हुआ, यदि वो फेल हो चुका है तो उसके बाद भी वो तैयारी करता रहता है जब तक वो ऑप्टिमम लेवल ऑफ अचीवमेंट पा नहीं लेता। ये कौन सिखाता है? ये स्कूल सिखाता है। क्यों? उसे पता है कि देयर इज अ सॉल्यूशन आउट देयर, इट हैज जस्ट नॉट बीन फाउंड येट, लेकिन वो आगे चल के मिल जाएगा। तो ये बच्चों को एक चैलेंज के रूप में सामने। चिल्ड्रन मस्ट बी टॉट हाउ टू थिंक। उन्हें ये सिखाने की जरूरत है कि सोचना कैसे, ये नहीं कि क्या सोचना है। क्या सोचना है यदि आपने बता दिया तो एक मेंटल ब्लॉक में बच्चों को लगता है खड़ा कर देता। तो ओवरऑल ग्रोथ उनका मेंटल ग्रोथ है वो हो नहीं पाता। इसको सोशल स्किल्स भी सिखाते हैं। केवल एकेडमिकली ब्रिलियंट होने से कोई काम नहीं चलता। दे आल्सो नीड टू इंटरेक्ट पॉजिटिवली विद देयर पीयर्स, टीचर्स। ये हेल्दी रिलेशनशिप जो स्कूल सिखाते हैं ये आगे चलते हैं उनके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज़्यादा मदद करता है। यदि इसे इग्नोर कर दिया जाए then this can often lead to adults who are very academically gifted but who struggle in their day-to-day lives for the lack of self-esteem and also because of lacking social skills। Children spend a large portion of their day in the school। मुझे तो लगता है घरों में जितना समय व्यतीत करते हैं घर में वो पोर्शन भी शामिल है जिसमें वो सोते भी हैं। तो एक्टिव पार्ट उनका लाइफ है डे टू डे कहा जाए तो मैक्सिमम टाइम वो स्कूल्स में करते हैं। तो स्कूल का करिकुलम ऐसा डेवलप होना चाहिए कि इट हेल्प्स फॉर्म सॉलिड सोशल रिलेशनशिप्स और टू कनेक्ट विद अदर चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स इन अ केयरिंग एंड एम्पैथेटिक मैनर। आइंस्टाइन साहब ने कहा था कि सारे बच्चे जो हैं, सारे व्यक्ति जो हैं प्रतिभावान होते हैं, लेकिन यदि किसी मछली को यदि हम बोलेंगे ना कि आप पेड़ पे चढ़ के दिखाओ और वो चढ़ तो पाएगी नहीं, तो हम उसको 0 नंबर दे देंगे।
तो यदि उसकी योग्यता हम दूसरे एबिलिटी से आंकेंगे तो हमें हर व्यक्ति मूर्ख मिल जाएगा। तो हमें अपने बच्चों को वैसे डेवलप करने की जरूरत नहीं है। हर बच्चे में असीम क्षमता है, असीम योग्यता है, और हर बच्चे स्कूल कैरेक्टर बिल्डिंग भी सिखाते हैं। कैरेक्टर बिल्डिंग ये एकेडमिक अचीवमेंट का अल्टरनेटिव नहीं है, ये एक एसेंशियल एडजंक्ट है उसका। तो स्कूल इसे कंपैशन के रूप में सिखा सकते हैं, रेस्पेक्ट के रूप में सिखाते हैं, सिखाते ही हैं, एम्पैथी के रूप में सिखाते हैं, इंटीग्रिटी के रूप में सिखाते हैं। आप देखेंगे कि बच्चों को शुरुआत कैसे की जाती है, अपना हाथ ऊपर करिए बोलने के पहले, फिर अपने हाथ को अपने पास रखिए, किसी को परेशान मत करिए। ये तो छोटी छोटी चीजें हैं, यहाँ से शुरुआत होती है। आगे चल के आर्गुमेंटेटिव डिबेट्स करने में तो बच्चों को मदद करती है, मॉरल एंड सोशल वैल्यूज इनके अंदर डेवलप होता है। इसकी शुरुआत स्कूल से ही होती है। तो बाय द टाइम ऑफ चाइल्ड ग्रेजुएट्स, उसके अंदर अपना ओन बिलीफ, अपना वैल्यू सिस्टम, और वो अपने आप को कैसे देखता है, वो सब डेवलप हो चुका होता है। और ये जो सिस्टम जो उसके अंदर डेवलप होता है, ये आगे चल के उसे एकेडमिक लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल परस्यूट्स अचीव करने में बहुत ज्यादा मदद करता है। लास्ट में स्कूल्स अर्जन को प्रेजेंट करने में बहुत ज्यादा मदद करते हैं, मल्टीट्यूड ऑफ अपॉर्चुनिटीज उनको देते हैं। डिफरेंट नेशनलिटीज के लोग साथ में जब पढ़ते हैं, अलग अलग कल्चर के, अलग अलग स्टेट्स के बच्चे साथ में पढ़ते हैं, तो बच्चे उनसे सीखते हैं और एक बड़े रोल के लिए सोसाइटी में तैयार हो जाते हैं। स्कूल फील्ड ट्रिप कराते हैं, इंटरेक्टिव प्रोजेक्ट्स कराते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर अपॉर्चुनिटीज करते हैं, ताकि खुल के बच्चे का जो व्यक्तित्व है वो सामने आ सके। ये एक सिंगल प्लेस होता है स्कूल, जहाँ वो अदर देन एकेडमिक परस्यूट्स वो स्विमिंग भी कर सकता है, हॉर्स राइडिंग भी कर सकता है, चीयर लीडिंग भी कर सकता है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में अपने आप को इन्वॉल्व कर सकता है। So it helps develop a child's interest, build self-esteem, and shape course of our later academic activities. आजकल एक नए मॉडल, मैनेजमेंट मॉडल की बात चल रही है, परमा मॉडल ऑफ वेलबीइंग बोलते हैं। ये सब स्कूल्स को इन्हें अडॉप्ट करना चाहिए। PERMA, P स्टैंड फॉर पॉजिटिव इमोशंस, ये बच्चों में लाने की जरूरत है। हमें उन्हें एंगेज करने की जरूरत है जिन एक्टिविटीज में वो शामिल होते हैं। हमें पॉजिटिव रिलेशनशिप्स के लिए उन्हें बढ़ावा देना है। उनकी लाइफ का एक पर्पस होना चाहिए, मीनिंग होना चाहिए, ये उन्हें बताना है। साथ में ये बताना है कि जो भी काम वो करते हैं उसमें इन्वॉल्व रहें, तो सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट अपने आप आएगा उनकी लाइफ में। तो स्कूल्स को ये परमा मैनेजमेंट, ये लास्ट के 2 स्लाइड्स है, मेरा प्रेजेंटेशन में खत्म कर रहा हूँ। न केवल बच्चों को, हम बड़ों को भी हमारी जो लाइफ है वो किसी ट्री के लाइफ के साथ में कोरिलेट करके देखना। ट्री में 3 पार्ट्स होते हैं, रूट्स होते हैं, ट्रंक होते हैं, क्राउन होते हैं। तो किसी ट्री का जो रूट्स होता है वो हेल्दी है, डीप है, स्ट्रॉन्ग है, तब जाके वो किसी डिजास्टर को फेस कर सकता है। और याद रखिएगा कि जो रूट्स होते हैं दे आर ऑलवेज अनसीन। तो सिमिलरली इन आवर लाइव्स दिस स्पिरिचुअलिटी पार्ट, दैट समथिंग डिवाइन, दैट इनर इंजीनियरिंग, दैट इनर डेवलपमेंट, ये हमें अपने बच्चों को सिखाना है। क्योंकि यदि ये हम उन्हें सिखा दें, वो अपने जड़ें यदि मजबूत करते हैं, तो वो किसी भी स्टॉर्म ऑफ लाइफ को झेल सकेंगे। और ये वो ऐसी चीज है जो पैसे से खरीदी नहीं जा सकती। उसी तरह आप ट्रंक पे आइए। ट्रंक बेसिकली आपको रिलेट करिए अपनी लाइफ के साथ में, बच्चों की लाइफ के साथ में, फिजिकल और इमोशनल वेलबीइंग की बात करते हैं। यदि ये स्ट्रॉन्ग नहीं हुए तो ट्री, आपका रूट्स कितने भी स्ट्रॉन्ग हो, आप तब भी अप्रूट हो जाएंगे। दिल्ली में आप देखते हैं छोटी सी आंधी आती है तो ये जो वृक्ष वगैरह है सब अप्रूट हो जाते हैं। तो जो माइंड है हमारा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ये हमारे लिए को या तो हेवन बना सकता है या तो हेल बना सकता है। तो बेसिकली हमें बच्चों को सिखाना है ट्रंक के फॉर्म में कि अपना जो रिमोट कंट्रोल है ना लाइफ का, वो किसी दूसरे के हाथ में देना ही नहीं है, ताकि दूसरा तय ना करे कि हम कब हैप्पी होंगे, कब हम सैड होंगे। We should teach them how to learn to control their feelings. Don't give rights to others to make them feel happy or sad. लास्ट में जो क्राउन होता है, जैसे ट्री आपको क्या देता है, फ्लावर देता है, लीव्स देता है, शेड देता है, फ्रूट देता है, उसी तरह क्राउन हमें सिखाता है कि अब टाइम आ गया, अब हम एडल्ट बन गए, जो बच्चे एडल्ट बनते हैं, अब उनका टाइम क्या है सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन देने का। तो एक पुरानी कहावत है, ये पहले बहुत प्रसिद्ध थी कि लाइफ इज लाइक आइसक्रीम, लीव इट बिफोर इट मेल्ट्स। लेकिन इसे फॉलो करने की जरूरत नहीं है बच्चों को, क्योंकि ये सेल्फिशनेस सिखाता है। ये कहता है आइसक्रीम को यूज कर लो इसके पहले कि वो पिघल जाए, बल्कि उन्हें ये बताने की जरूरत है कि लाइफ इज लाइक ए कैंडल, लाइट अदर्स बिफोर इट इज गॉन फुली। इसके पहले कि आप जल बुझ के खत्म हो जाओ, आप कुछ और लाइट्स को प्रज्वलित कर दो अपनी लाइफ में। दिस टॉक्स अबाउट सेल्फलेसनेस, सो आई गो बाय दिस काइंड ऑफ कोटेशन फॉर आवर चिल्ड्रन। सो लास्ट मैसेज इज दे नीड टू सर्व अदर्स। और ट्री ऑफ लाइफ का डॉक्टर कलाम के बारे में आप सभी जानते होंगे, बच्चों को कितना प्यार करते हैं। आप में से कितने सोचते होंगे कि डॉक्टर कलाम जो है एक खूबसूरत व्यक्ति थे। आजकल के संदर्भ में यदि ब्यूटी को डिफाइन करके देखें तो आप शायद कहेंगे कि नहीं, वैसे सुंदर तो नहीं थे, अच्छे इंसान थे। लेकिन मेरा सौभाग्य रहा है कि मैं 1 साल उनके साथ काम कर चुका हूँ, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि उनके जो कर्म थे, उनके जो विचार थे, उनका जो व्यवहार था सोसाइटी के प्रति,
और जब वो दे के चले गए ना, उनसे खूबसूरत कोई व्यक्ति हो ही नहीं सकता। उन्होंने एक चीज कही थी कि इफ यू रियली वांट टू लुक हैंडसम तो गिव योर हैंड टू सम, अपने हाथ को सोसाइटी को थोड़ा दे दीजिए, आप अपने आप हैंडसम हो जाएंगे। साथ ही भगवान ने यदि आपको खूबसूरत बनाया है, ठीक है, खुश रहिए, लेकिन नॉट टू दैट एक्सटेंट कि किसी दूसरे व्यक्ति को जाके कहें कि मैं तो खूबसूरत हूँ, तुम नहीं हो। सो इफ यू आर ब्यूटीफुल, इट इज गॉड्स गिफ्ट टू यू। लेकिन अब लाइफ को यदि ब्यूटीफुली आप जीते हैं, इट इज योर गिफ्ट बैक टू गॉड। तो 3 सीज से अपनी बात खत्म करूंगा। बच्चों को ये बताने की जरूरत है कि जो रूट्स होते हैं वो कनेक्शन टू द डिवाइन, एक ऐसा स्पिरिचुअल फिगर हमारे पास हमेशा होना चाहिए जो हमें सतर्क करता रहे कि हम गलत जा रहे हैं और हमें सही होने की जरूरत है। जो टंग्स है दैट टॉक्स अबाउट कल्टीवेशन ऑफ इमोशनल एंड फिजिकल वैल्यूज, डोंट गिव योर रिमोट कंट्रोल टू अदर्स। क्राउन इज अबाउट कंट्रीब्यूशन, क्योंकि जो पर्पस ऑफ लाइफ है ना, आप इसको ध्यान से देखिए, पर्पस ऑफ लाइफ शुड ऑलवेज बी लाइफ ऑफ ए पर्पस। ऐसी लाइफ होनी चाहिए जिसका एक पर्पस हो, मीनिंग हो। तो बच्चों को ये बताने की जरूरत है। पिछली जितनी भी स्लाइड्स मैंने आपको बताई, इसमें मैंने सिर्फ ये बताया कि बच्चों के लिए हमें क्या करने की जरूरत है, लेकिन बच्चे महागुरु होते हैं, वो भी हमें कुछ सिखा सकते हैं। अगली स्लाइड, एक स्लाइड इसके ऊपर है, आप देखें, ये बच्चे ही हमें सिखाते हैं। इसको स्माइल करते हुए इसको जानिए। वो हमें बताते हैं कि हाउ टू बी ऑलवेज क्यूरियस, हाउ टू बी हैप्पी विदाउट एनी रीजन। और यदि किसी चीज के पीछे पड़ जाए ना, तो फाइट tirelessly for what we want. So probably these 3 learnings we can have from our children. So this is mutual co-benefit kind of a society. हमें बच्चों को मदद करके एक ऐसा फ्यूचर जनरेशन को तैयार करना है जिससे हमारा समाज डिजास्टर रेजिलिएंट सोसाइटी की तरफ धीरे 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 मूव ऑन करे। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। थैंक यू पांडा साहब, आपने बहुत ही डिटेल में और मतलब मैं अपने भाषा में आपको कह सकता हूँ मजा आ गया।